नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खास प्रोग्राम। कह कर ही मानेंगे, ये कहना ही पड़ेगा कि जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है, उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल है वो न सिर्फ तेज हो रहा है बल्कि हर लम्हा हर दिन एक नया रंग सियासत के उफक पर भर रहा है। और जिस तरह से वहां सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है, वैसे में ये बात भी बहुत साफ तौर पर सामने आ रही है कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा होगा जिसका यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे नतीजे सामने आए जो लोगों को चौंका दे। चूंकि इस तरह की सियासत हो रही है, इस तरह से उम्मीदवारों का इंतखाब हो रहा है, जिसने लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत को, खासतौर से चुनावी सियासत को बहुत दिलचस्प बना दिया है। इस बार जिस तरह से दबे जुबान ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सियासी मंजर इस बार मंडल बनाम कमंडल वाले रंग में रंगता जा रहा है, वहीं ये भी बार बार बातें कही जा रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में खवातीन वोटर्स का एक बहुत ही अहम किरदार हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस ने, खासतौर से कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने खवातीन को लेकर एक मुहिम चलाई है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इस तरह से कई और ऐसे मामले, जिस तरह से लगातार ऐसे मामलों में कांग्रेस या प्रियंका गांधी ने खुद को आगे रखा है जिसमें किसी जुल्म का शिकार खासतौर से कोई खातून रही हो, ऐसे मामलों को लेकर आगे बढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद तब्दीली आएगी। ओवैसी भी लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जो रैलियों में ये बातें करते रहे हैं कि अब मुसलमानों के लिए वो दिन नहीं रहे कि वो सिर्फ दरी उठाएं बल्कि उन्हें क़यादत करना है। ओवैसी इस बात का दम भर रहे हैं कि वो मुसलमानों को क़यादत की सफ में खड़ा करना चाहते हैं। वहीं बीएसपी, जिसकी लीडर यानी सुप्रीमो काफी दिनों से देखा जाए तो बड़ी रैलियों से उन्होंने खुद को दूर रखा, इसके पीछे मजबूरी थी या कुछ शराइत की मंजूरी, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जब उन्होंने खासतौर से जो उस कबल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो बहुत ज्यादा बरसी समाजवादी पार्टी पर। जी हां, समाजवादी पार्टी जिसका कई सर्वे में इस तरह से उभार हो रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में टक्कर जो है वो बीजेपी यानी बरसर-ए-इक़्तिदार जमात और समाजवादी से ही है। लेकिन क्या इन तमाम सर्वों को उत्तर प्रदेश की आवाम नकारेगी? क्या इन तमाम सर्वों और कयास आराइयों को उत्तर प्रदेश की आवाम अपने वोट से, अपने फैसले से एक नई ताबीर लिख देगी, इसे उलट पुलट कर रख देगी? बहुत तरह की बातें हैं, चूंकि मुद्दे भी अहम हैं। मुद्दे महंगाई के हैं, मुद्दे बेरोजगारी के हैं, बेरोजगारों का एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी ऐसी हो गई है जो खुद को बेरोजगार समझती है, और उसका गुस्सा भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में दिख सकता है। इसी बीच जिस तरह से दल बदलने की बातें सामने आ रही हैं, नेताओं की पार्टियां छोड़ने और दूसरे पार्टियों से जुड़ने की बातें सामने आ रही हैं, कभी मथुरा कभी अयोध्या और अब गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं। ऐसी बातों ने, ऐसे ऐलानात ने कई तब्दीलियां, कई सवाल खड़े किए हैं। आज हम खास तौर से इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहां मौजूद है। हमारे साथ चार खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे मनीष सिंह, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। हमारे साथ हैं उदय कुमार सिंह, लीडर बीजेपी। हमारे साथ ऋषि मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, काफी गहरी पकड़ रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। और अंशु अवस्थी, तर्जुमान कांग्रेस, कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे। हम सीधे पहले आना चाहेंगे ऋषि मिश्रा आपके पास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो तब्दीलियां या जो कुछ नए नैरेटिव, जो नई नारेबाजी और नारेबाजी के साथ साथ जो नई कवायद देखने को मिल रही है, उससे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस चुनाव को बाकी चुनाव से कितना मुख्तलिफ पाते हैं। 2017 की बात कर लें या उससे पहले की बात कर लें, क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से जीत की आशा, यानी जीत की आशा तो सभी को रहती है कि हम लड़ेंगे, न सिर्फ हम लड़ेंगे बल्कि हम जीतेंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस बार यूपी चुनाव में उन्नाव और उन्नाव रेप मुतासरा की मां आशा, वो भी कुछ नई आशा जगा रही है? ऋषि मिश्रा।
देखिए अबू भाई, 2017 विशाल से आजम, बिल्कुल ऋषि मिश्रा, आज विशाल आपसे मुखातिब है जी। जी जी, विशाल जी, ये देखिए कि 2017 से ये चुनाव बिल्कुल अलग है। क्योंकि 2017 में बीजेपी जिस प्रकार से अपने समीकरण को गढ़ा था, छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ जोड़ा था, उसमें कहीं ना कहीं जो मेन ओपोनेंट पार्टी है अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जो है, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा, ये मंडल और कमंडल की लड़ाई है। लेकिन बीजेपी की आप पहली दो सूचियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी कमंडल के साथ मंडल को भी आगे पुशअप कर रही है। उसमें से आप देखेंगे कि बीजेपी 100 से अधिक सीटों पे नाम घोषित किया, जिसमें 60 उम्मीदवार अति पिछड़े दलित समुदाय से हैं। तो बीजेपी कमंडल एजेंडा के साथ साथ मंडल एजेंडा को भी अपने साथ रखना चाहती है। नंबर 2, एक महत्वपूर्ण बात है जो मीडिया घरानों में या न्यूज चैनलों में नहीं आता है, बीजेपी में इंटरनल फाइट भी है। जी उनको जी ऋषि बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज। निषाद पार्टी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही, बोलिए। निषाद पार्टी को जिस प्रकार से 15 सीटें दी गई है और 15 सीटें देने के बाद आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का बेल्ट भी वही है, गोरखपुर पूर्वांचल का बेल्ट है। आप 15 सीटें उनको दे दिए हैं तो योगी आदित्यनाथ अपने लोगों को कहां एडजस्ट करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली दरबार है वो लखनऊ दरबार को गठबंधन के माध्यम से साधने का प्रयास किया है। एक तरफ दिखाने के लिए जातीय समीकरण में निषादों को फिट किया गया है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का कमान भी खींचा गया है। आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर के आसपास के 15 सीट आप यदि सहयोगी पार्टी को दे देंगे तो योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए बचेगा क्या? और यही कारण है कि ऋषि मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ये शुरुआती कमेंट मैंने आपका ले लिया है, मैं अब सीधे रुख करूंगा मनीष सिंह का, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। मनीष, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बात लगभग चर्चा में है कि बीजेपी को इस बार तकड़ी फाइट अगर कोई दे रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी की कोशिशें और उसका प्रयास। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी यहां पर भूल कर रही है, जिस तरफ इशारा मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ एक खास जमात, खास बिरादरी खुलकर कह देता है, मुझे लगता है कि सिर्फ वो यादवों का ख्याल रखती है, बाकियों का नहीं। समाजवादी पार्टी ने अब तक जो लिस्ट जारी की है उसमें मुसलमानों को और दलितों की उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। यह सीधा इल्जाम मायावती का है। जी मनीष सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। आवाज मेरी मिल रही है आपको? अनम्यूट कर ले अपने आप को। जी आवाज मिल रही, बहुत कम आ रही। जी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही, बोलिए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी अब इस बात का इंतजार कर रही है कि कौन ऐसा प्रदेश का नेता है जो हमको रोजगार देगा, कौन ऐसा नेता है जो हमारे खाद बीज का इंतजाम करेगा, कौन ऐसा नेता है जो हमको मुफ्त बिजली देगा, कौन ऐसा नेता है जो हमको मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था करेगा, कौन ऐसा नेता है जो दुर्घटना बीमा देगा, कौन ऐसा नेता है जो हमारे फसलों का बीमा कराएगा, कौन ऐसा नेता है जो पेंशन की व्यवस्था करेगा। ये बहुत सारे ऐसे मौजूद सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के नेताओं से पूछ रही है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के देश के बड़े समाजवादी नेता हैं, उन्होंने जनता के कहने के पहले ही ये सारे सवालों का जवाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैली के माध्यम से उन्होंने जनता को दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को पीछे किया है, 2017 में मैं जहां पर उत्तर प्रदेश को पहुंचा करके छोड़ा था, वहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इतना पीछे कर दिया है कि वहां से अब हमको फिर लेकर के आने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। और श्री अखिलेश यादव जी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। अब श्री अखिलेश यादव जी की जो लड़ाई है वो गरीबी खत्म करने के लिए है। श्री अखिलेश यादव जी की जो लड़ाई है वो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए है। श्री अखिलेश यादव जी की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से रह नहीं गई है, अब तो समस्याओं से लड़ाई है, जिन समस्याओं को समाप्त करना है।
हम कैसे उन समस्याओं को समाप्त करेंगे, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तैयारी लेकिन कर रहे हैं। उसी का फॉर्मूला खुद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमने छोटी छोटी जमातों को साथ लिया है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद वो जो है नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया, दलितों के साथ जो है एक तरह से सम्मान दलितों को नहीं दिया गया। और आपने बहुत गंभीरता से एक एक सवाल को उठाया है और मैं एक एक आपके सवाल का मैं क्रम बाय क्रम आपको जवाब दूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमसे कोई नाराज नहीं है, हमसे कोई नाराज नहीं है। जितना खूबसूरत बगिया हमने बनाया है गठबंधन का, उतना हिंदुस्तान की राजनीति में किसी नेता ने आज तक नहीं बनाया है। श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बहुत सलीके से समझाया है, प्यार से उनको कहा है कि हमको ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सामंती और सांप्रदायिक राजनीति का प्लेटफॉर्म बनाया है, उसको हमको खत्म करना है। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे करके आपको मैं फिर दोबारा आपके पास में आऊंगा। मेरा एक सवाल यह है कि उन्नाव में आशा सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, क्या समाजवादी पार्टी साथ देगी आशा सिंह का? देखिए विशाल जी, ये हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि आगे निर्णय हमारी पार्टी क्या करेगी इस विषय पर। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि उन्नाव का जिक्र भी आपके नेता के जुबान पर अक्सर आता रहा है। सुन लीजिए, इसलिए पूरी बात मेरी सुन लीजिए विशाल जी। श्री अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता की जो घटना थी, उस घटनाक्रम को पहले दिन से आज तक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, घटना स्थल पर जाकर के, वहां के लोकल नेताओं को भेज करके उन्होंने मेरा सवाल इसीलिए आपसे था। चलिए ठीक है, फिर आपके पास आऊंगा। अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं, तर्जुमान कांग्रेस, और हमारे साथ उदय कुमार सिंह लीडर बीजेपी, ये भी जुड़ चुके हैं। मैं उदय जी आपके पास आता हूं, एक सवाल अंशु से कर लेता हूं। अंशु जी, आपका इस्तकबाल। मेरा सवाल यह है कि क्या उन्नाव की आशा से कांग्रेस यूपी में जीत की आशा रखती है? देखिए विशाल जी, कांग्रेस ने आशा सिंह को जो टिकट दिया है उसके पीछे के अगर आप सरगर्भित विश्लेषण में जाएंगे तो निश्चित तौर से ये उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति का सम्मान है, जिस नारी शक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने हर कदम पर कुचलने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, अपमानित करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन सच्चाई क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 79% बजट किसमें खर्चा कर दिया? सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग बैनर लगाने में। तो उत्तर प्रदेश में जितना भाजपा ने प्रताड़ित किया बेटियों को, महिलाओं को, एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, 2:30 बजे रात को बेटियां जलाई गई और परिवार वालों को लाश देखने नहीं दी। चाहे गोरखपुर हो, मुरादाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, चंदौली हो, सोनभद्र हो, शाहजहांपुर हो, उन्नाव हो, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ। हमने आशा सिंह को टिकट दिया है और प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज प्रदेश की 6.5 करोड़ नारी शक्ति अपने आप को उससे कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर एक इच्छा शक्ति जाहिर हुई, जिसको भाजपा और आरएसएस लगातार दबाना चाह रहे थे। हमने उस पर चोट की है। जो भाजपा और आरएसएस के साथी से पूछ लीजिएगा, आशा सिंह जैसी जरा कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से पूछिएगा, देखिएगा आने वाले समय में। मैं आ रहा हूं आपके पास, उदय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नारी शक्ति को कमजोर करने का काम बीजेपी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी तमाम महिलाओं को टिकट देकर उनको राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। वो आशा और उम्मीद निश्चित तौर से राजनीतिक दल में होती है, लेकिन इससे महिलाओं का भी सशक्तिकरण और जागरूकता राजनीति के प्रति बढ़ी है। और मैं उदय कुमार सिंह जी के पास आ रहा हूं, बीजेपी के लीडर हैं। उदय कुमार सिंह जी, कितनी उम्मीद है कि फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में कमल ही खिलेगा? देखिए, धन्यवाद विशाल जी, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। मैंने तीनों लोगों की बातों को सुना हूं। मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है अपने काम के बदौलत, ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के हित का काम किया है, जो योजनाएं चलाई गई है, उन योजनाओं के बल पे हमें नहीं लगता है कि वहां किसी तरह का कोई कॉन्टेस्ट है। और ये जो हमारे प्रतिद्वंदी लोग वहां पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं,
कि हमने गठबंधन बनाया, हमने तमाम तरह की कोशिशें की कि सभी नेताओं को जोड़ करके और हम एक वहां पे मजबूत खड़ा करें अल्टरनेट। ये सब इनकी थोथी कल्पना है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है गरीबों के हित में, वहां पे हर तरह का जो योजना है केंद्र का, सारी योजनाओं को उन्होंने मूर्त रूप में उतारा है, पूरी तरह से कानून का शासन कायम किया है। तो हम लोग आश्वस्त हैं कि वहां किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग फिर पुनर्वापसी कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ पुनर्वापसी कर रहे हैं। वहां पे जो ये लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो ये परिवारवाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी के परिवार का कोई सदस्य नहीं, मेरा सवाल आज दूसरा है। मेरा सवाल ये है उदय जी, अगर आप इसका भी जवाब दे पाए तो। मैं सिर्फ आज आशा की बात कर रहा हूं कि जीत की आशा कितनी आपको है, जीत की आशा कितनी दूसरी पार्टियों को है। और मेरा एक सवाल यह है कि क्या उन्नाव की आशा सिंह अब चुनावी मैदान में है? क्या आपको लगता है कि ये विरोधी पार्टी का एक जो है जबरदस्त एक दाव है? क्या ये भारी पड़ सकता है बीजेपी पर? हमारी पूरी सिंपैथी उनके साथ है। रूल ऑफ लॉ है, कानून का वहां शासन है। अगर आशा सिंह के साथ किसी तरह का कोई अपराध हुआ है तो कानून वहां अपना काम करेगी। और अभी भी आप अगर का वर्ड यूज करेंगे? नहीं, मैं अगर अभी आपने किया कि अगर अपराध हुआ है उनके खिलाफ। नहीं, मैं पूरी अभी आपने बोला बात को नहीं, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे अगर कोई कानून को तोड़ा है, किसी तरह की कोई अपराध हुई है, तो वहां कानून अपना काम करेगी। अगर उनको टिकट मिला है, हम लोग वहां पे उनको कंटेस्ट करेंगे और हम लोग वहां भी अपने चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोगों ने वहां कानून का पूरी तरह से रक्षा किया। मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगा ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, मैंने तो मतलब यूपी चुनाव पे बहस के लिए या मुजाकरे के लिए बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन मैं आज इस एंगल को लेकर ज्यादा थोड़ा बात करना चाहता हूं कि इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? उन्नाव जो काफी चर्चा में रहा, उन्नाव की आशा सिंह, क्या ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है कांग्रेस की तरफ से? क्या कांग्रेस को आशा के सहारे से एक बड़ी जीत की आशा करनी चाहिए? यदि आप पर्टिकुलर उन्नाव की बात करेंगे तो नो डाउट कांग्रेस ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, कहीं न कहीं जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको बैकफुट पे प्रियंका गांधी ने अपने स्ट्रेटजी से डाल दिया है। मुझे जो खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी हो सकता है कि आशा सिंह वाली सीट पे वो अपने उम्मीदवार ना उतारे। जो मेरे पास खबर है, इस पे हम अभी पुष्टि नहीं करेंगे कि खबर कितनी सच्ची है, इसमें सच्चाई है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने, खासकर प्रियंका गांधी ने एक स्ट्रेटजी बनाई, खासकर उसने आधी आबादी को टारगेट करते हुए है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और आपने देखा भी कांग्रेस 125 सीटें जो कांग्रेस पहले फेज में रिलीज की, उसमें से 40% महिलाओं को दिया। आप नोएडा की बात कर लीजिए, उन्नाव की बात कर लीजिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां उन्होंने यंग हमारी जो बहनें हैं उनको टिकट देने का काम किया है। लेकिन सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो आजम भाई बाइपोलर होती हुई दिख रही है। कांग्रेस अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जा रही है, अच्छे उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस के पास उस नैरेटिव को कैश करने के लिए संगठन जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। अंशु अवस्थी, क्या वाकई कांग्रेस के पास उस स्ट्रैटेजी की कमी है जो बाइपोलर का रुख चेंज करके इसे ट्राइपोलर बना सके? देखिए विशाल जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार जाति और धर्म की राजनीति में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर होगा, क्योंकि पिछले 32 साल में जाति और धर्म की राजनीति से उत्तर प्रदेश का विकास काफी पीछे पिछड़ गया। जहां हम हर एक जिले में औद्योगिक स्थान वो कर रहे थे, इंडस्ट्रियल एरिया लगा रहे थे, फैक्ट्रियां लगा रहे थे, अस्पताल स्कूल खोल रहे थे, IIT IIM बना रहे थे। पिछले 32 साल की सपा और भाजपा बसपा सरकारों ने जाति और धर्म की राजनीति की, भ्रष्टाचार चरम पर था। बीजेपी सरकार में भी वो और बढ़ गया, डबल इंजन की स्पीड में, डबल इंजन की सरकार में 17 से ज्यादा पेपर लीक हो गए उत्तर प्रदेश में। महिला अपराध 1 नंबर, दलित अपराध 1 नंबर। आज प्रियंका गांधी के रूप में कांग्रेस पार्टी
को एक नया नेता, उत्तर प्रदेश को एक नौजवान नेतृत्व मिला है जो प्रदेश के मुद्दों पर बात कर रहा है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर होगा जो आम जनता से जुड़े, जो किसान, नौजवान, महिलाओं से जुड़े। लेकिन अभी भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, पूरा पोलराइजेशन करना चाह रही है। वही काम समाजवादी पार्टी करना चाह रही है। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में बीजेपी के गुंडे दंगे करते रहे और समाजवादी पार्टी की सरकार क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? जब दंगे होते हैं तो ठीक है इस बार, लेकिन जो रुझान, जो सर्वे अभी तक सामने आ रहे हैं उसकी बात कर, हालांकि मैंने पहले ही कह दिया है कि हो सकता है कि इस बार बिल्कुल तमाम रुझान और ये सर्वे सब बिल्कुल एक तरफ हो जाए और यूपी कुछ एकदम नया ही मैंडेट दे दे। मैं आधा चाहूंगा मनीष सिंह के पास फिर से एक बार। मनीष, सवाल इस बात को लेकर है जो कांग्रेस भी उठा रही है कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की तरफ ही बढ़ रही है। अंशु अवस्थी जी की मैं बात सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है वो बिल्कुल एक जैसा है। अंशु अवस्थी जी के मुंह से जब मैं भ्रष्टाचार की बात सुना तो मुझे बहुत हंसी आई कि जिस भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब करके कांग्रेस पार्टी धरातल पर पूरी तरह से समाप्त हो गई, वो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का स्वभाव जो है भ्रष्टाचार को लेकर के बिल्कुल एक जैसा है। रहा सवाल जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो पोलराइजेशन का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदू मुसलमान की बात करेगी, भारत पाकिस्तान की बात करेगी, लेकिन हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत है जी, समतामूलक समाज को बनाने, समतामूलक समाज। ठीक है, मैं एक बार फाइनल कमेंट उदय कुमार सिंह साहब, क्या पोलराइजेशन ही सहारा है या फिर पूरा यूपी हमारा है, क्या है? देखिए, समाज को बनाने का है उदय सिंह, हम समतामूलक समाज की बनाने के लिए उन्हें पहले उदय सिंह साहब, मनीष जी प्लीज रुक जाइए जरा, मनीष जी रुक जाइए जी, उदय सिंह साहब बोलिए। देखिए, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बता देता हूं, किसी तरह का कोई पोलराइजेशन, किसी तरह का कोई गठबंधन वोट में वर्क नहीं करेगा। वहां की जनता पूरी तरह से देख रही है। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ सरकार काम कर रही है। और वोट गठबंधन नहीं तय करते हैं, वोट तय होता है वोटर्स का, जो किसान, मजदूर, गरीब गुरबा लोग हैं। और उन लोगों ने मन बनाया है, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों ने मन बनाया। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत अहम बातें सामने आई है। जाहिर सी बात है, सेनापति जो होता है, सिपह सलार होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं जंग हार रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हौसला अपनी जगह, मुद्दे अपनी जगह। क्या कांग्रेस ने आशा सिंह और नाव वाले मामले में आशा सिंह के नाम पर कुछ अपर हैंड लिया है? क्या उसका असर पड़ सकता है? क्या जो ओबीसी को लेकर लड़ाई चल रही है, खींचतान चल रही, वो एक बड़ा फैक्टर होगा? क्या ये चुनाव बाइपोलर ही रह के जाएगा या फिर इसके कुछ और नतीजे सामने आएंगे? देखना बाकी होगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।